नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चनों का संग्रह लेकर के फिर से हाजिर हूँ। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं आज के सेशन पर। कौन सा रक्त सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो आपको देगा ओ निगेटिव। कौन सा रक्त सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो ओ निगेटिव। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? अब रक्त के बारे में पूरी जानकारी जहाँ तक हो जान लीजिए। अब रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। रक्त का खोज किसने किया था? तो विलियम्सन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। बोलो, रक्त का पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। AB प्लस रक्तग्राही कहा जाता है। AB प्लस जो रक्त होता है उसको रक्तग्राही कहा जाता है। और रक्त समूह या ग्रुप पूछा जाए आपसे तो रक्त A, B और O ग्रुप का खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। A, B और O ग्रुप का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। अब रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को, प्रत्येक वर्ष 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये होगी आपको रक्त के विषय में अब तक जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी फुल जानकारी। जैसे कौन सा रक्त सर्वदाता समूह है? तो वो निगेटिव हो गया। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। AB प्लस क्या है? सर्वग्राही कहा जाता है AB प्लस को। A, B और O ग्रुप का खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। GST को किस समिति के सिफारिश पर भारत में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाए विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को GST लागू किया गया था। GST क्या है? एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहा जाए तो संघ और राज्य दोनों कानून बना सकता है GST के लिए। GST क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। अप्रत्यक्ष मतलब होता है मतलब दिखावटी नहीं कह सकते हैं उसको, कि आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से लगाया जाने वाला कर है। GST का हेड कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। GST का हेड कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। GST की चर्चा कितना में है? तो अनुच्छेद 101 में आपका किया गया है GST की चर्चा। GST काउंसिल अनुच्छेद 279A में है। GST काउंसिल की चर्चा 279A में है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 42वां अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। 5 विषय कौन कौन है? तो वन हो गया, वन जीव हो गया, जनसंख्या हो गया, मापतौल हो गया, ये शिक्षा हो गया। ये सब राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इसको डाल दिया गया है। राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में इसको डाला गया है। अब आते हैं भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? भारत की प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। प्रस्तावना कब पेश हुआ था? तो 23 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। प्रस्तावना से रिलेटेड और क्या है? प्रस्तावना को पास कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पास किया गया था। प्रस्तावना का पूछा जाए, प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का एक अंग है। केशवानंद भारती केस के अनुसार प्रस्तावना क्या है? एक संविधान का अंग है।
प्रस्तावना एक क्या है? संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस 1973 में यह कहा गया है। अब आते हैं प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता। प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है। उनमें से 3 कौन कौन सा है? तो समाजवाद है, पंथनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है। प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है। कितने बार हुआ है? मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। अब लोक सेवा आयोग के विषय में जानिए। लोक सेवा आयोग की चर्चा कितने में है? तो अनुच्छेद 315 में है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी है। सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो सबसे पहले आपको पूर जाए। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड तो जानते होंगे आप लोग। कृत्रिम वर्षा में किसका उपयोग होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग होता है। इसमें 3 रहता है क्वेश्चन एक ही तरह का। सिल्वर आयोडाइड होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा और सिल्वर ब्रोमाइड होगा। तो सिल्वर जो एक होता है सिल्वर आयोडाइड, इसको कृत्रिम वर्षा के रूप में यूज किया जाता है। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसे स्याही के रूप में उपयोग करते हैं। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितना भी अभी टॉपिक बता रहे हैं या क्वेश्चन है, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर उलट कर देख लीजिएगा। SSC GD के लिए तो ये रामबाण है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, ये सब के लिए एकदम मस्ट क्वेश्चन है। अब आइए, हमबोल्ट जलधारा कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट कैसी है? ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा है तो गर्म है, ग से गल्फ, ग से गर्म। लेब्राडोल कैसी है? तो ठंडी जलधारा। लालिनो जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। अलेनिनो कैसी है? तो गर्म जलधारा। अलेनिनो कैसी जलधारा है? तो एक गर्म जलधारा है। अब आते हैं, लकड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? लकड़वाला समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो रंगनाजन समिति से। इसको गरीबी हटाओ कहा जाता है। संबंध किससे है? गरीबी हटाओ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। अब आते हैं, गद्दर पार्टी के संस्थापक किसने किया था? स्थापना किसने किया था? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखड़ा ने किया था। कहाँ पर हुआ था गद्दर पार्टी के? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो USA में है। अब आते हैं, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दोनों मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 21 के A। 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे संशोधन किया गया। शिक्षा क्या है? तो एक समवर्ती सूची का विषय है। नई शिक्षा नीति 2020 में कस्तूरी रंजन के सिफारिश पर लाया गया था। नई शिक्षा नीति जो है 2020 में कस्तूरी रंजन समिति के सिफारिश पर लाया गया था। शिक्षा का अधिकार 2004 में आया। राइट टू एक्ट 2004 एडुकेशन। RTI एक्ट कब आया था? 2005 में आया था। RTI अधिनियम जिसको कहते हैं 2005 में आया था। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। किसके समय आया था? तो डलहौजी के समय आया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया से। मलेरिया किस प्रकार का रोग है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है। किससे फैलता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से फैलता है।
मलेरिया का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया का खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। इसका दवा क्या है मलेरिया का? तो आपको कुनैन, कुनैन जानते हैं? सुनकोना की छान से प्राप्त होता है, एक वृक्ष होता है, उसी के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। दवा जो मलेरिया का उपचार में अति महत्वपूर्ण होता है। जब मलेरिया होता है तो हमारे रक्त में आरबीसी बहुत प्रभावित हो जाता है, रेड ब्लड सेल जो होता है प्रभावित होता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक जो है, अब इससे पिछले भी क्वेश्चन में भी ये आया था। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा। अल्नीनो ये क्या है? गर्म है। लालिनो ये क्या है? ठंडी। देखिए ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, अल्नीनो और लालिनो। अल्नीनो गर्म है, लालिनो क्या है? ठंडी जलधारा। ये मानसून पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अल्नीनो जलधारा का, ये बात ध्यान रखें। ले देगा निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा आपको। अल्नीनो जलधारा ध्यान रखना होगा। इसको याद रखने का सबसे सुपर तरीका है, देखिए गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म, ग से गल्फ, ये क्या है? गर्म जलधारा। लेब्राडोर, डोर, डोर मतलब दरवाज़ा आप कब लगाते हैं? डोर, ठंडे लगता है तभी लगाते हैं, इसलिए लेब्राडोर कह सकते हैं। अल्नीनो, अल्नीनो नींद आ रहा है, नहीं देखते नीनो, नीनो से आप कह सकते हैं आप नींद आ रहा है। नींद कब आता है? जब ज़्यादा आलस लगता है। तो आलस किस टाइम में होता है? तो गर्मी के टाइम में होता है। और मानसून भी गर्मी के टाइम में ज़्यादा प्रभाव होता है, इसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। लालिनो, लालिनो क्या है? ठंडी जलधारा। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25 है। 25वां कौन सा है? तो अमरावती है। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती। अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करता है, जिसमें 6 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। हाई कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट बोलो। पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार, PESA, पंचायत एजुकेशनल क्षेत्र विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था और किसके सिफारिश पर अस्तित्व में आया था? तो कह सकते हैं इसको 1996 में यह लागू हुआ था, पंचायत अनुसूची क्षेत्र विस्तार। यह दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। दिलीप भूरिया समिति के सिफारिश पर लागू हुआ था। और पंचायत के विषय में और डिटेल जान लीजिए। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसका पेश किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे आज तक हम लोग मनाते हैं। इसमें क्या है? पंचायत का चर्चा कितना है? अनुसूची 11 में किया गया है और भाग 9 में किया गया है। पंचायत का चर्चा जो है हमारे शेड्यूल 9 में किया गया है। विषय क्या है? तो 29 विषय हैं। पंचायत सूची में हमारे कितने विषय हैं? 29 विषय। अनुच्छेद की चर्चा करें तो 243 से 243 के युग तक किया गया है। इसमें टोटल अनुच्छेद कितना है? तो 16 अनुच्छेद हैं, 243 से 243 के युग तक। महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। महान्यायवादी की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 76 में है। भारत का सबसे बड़ा वकील किसे कहा जाता है? तो महान्यायवादी को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा वकील जो कानूनी का हेड होता है, मालिक कह सकते हैं इसको। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। प्रसाद प्रयत्न का मतलब हुआ जब तक राष्ट्रपति चाहे इसे रख सकता है, या कह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति रहे जब तक ये महान्यायवादी रह सकता है। वोटिंग का अधिकार इसे नहीं है। महान्यायवादी को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन सा है? तो M
शीतलवाड़। एम शीतलवाड़ भारत का प्रथम महान्यायवादी पूछेगा तो आपको क्या उत्तर देना है? एम शीतलवाड़। वर्तमान में मैंने अभी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। अभी वर्तमान में कौन है? तो के वेणुगोपाल है। एलोरा का कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। इसका शासक कौन था? एलोरा के कैलाश मंदिर का शासक कृष्ण प्रथम इसका शासक हुआ था। यह एक आसम पहाड़ी के काट कर बनाया गया था। एक आसम पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। एलोरा का मंदिर जो है एक आसम पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। अब आते हैं बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तंजावुर में है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। ये कहाँ पड़ता है? तो आपको तमिलनाडु में पड़ता है। इसको चोल शासक के द्वारा बनाया गया था। राजराज प्रथम ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। यह पंचायतन शैली में बने हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार बिहार एसआई में पूछा था खजुराहो का मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली में निर्माण किया गया? तो पंचायतन शैली में किया गया था। ये भी देखिए बिहार एसआई का क्वेश्चन है। एक आसम पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। तो कैलाश एलोरा के कैलाश मंदिर को एक आसम पहाड़ी को काट कर बनाया गया था। कोणार्क मंदिर कहाँ है? कोणार्क ये उड़ीसा में आपको पड़ता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक पगोड़ा। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। अब कोणार्क मंदिर है किस चीज़ का मंदिर? तो सूर्य भगवान का मंदिर है। गंग वंश ने इसको बनवाया था। इसका शासक कौन था? नरसिंह देव प्रथम है। गंग वंश के शासक कौन था? नरसिंह देव प्रथम था। ये 100% सोलर एनर्जी वाला मंदिर है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिए। 100% सोलर एनर्जी वाला मंदिर कौन सा है? तो कोणार्क मंदिर है। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो अली कुतुब शाह ने करवाया था। हैदराबाद क्या है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को 1948 में भारत में मिलाया गया था। ये देखिए कितने बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को 1948 में भारत में मिलाया गया था। सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? तो राइबोसोम है। ओह सॉरी, सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम है। सॉरी मिस्टेक हो गया था थोड़ा। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? तो राइबोसोम है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब पूछेगा जब आपको जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो ल्यूमेन हॉक ने किया था। देखिए यहाँ दो बातें हैं गौर करने वाली बात। सिर्फ कोशिका का खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक आपको बताना है, और जीवित जहाँ ये वर्ड जहाँ लगा दिया जीवित, जीवित कोशिका का खोज तो ल्यूमेन हॉक बताना है। ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका के सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री या पैलेट कण का भी कहा जाता है। अब आते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो ये आपको हो जाता है ट्रांसले। AG ट्रांसले इसका फुल है। AG ट्रांसले, जहाँ आप ट्रांसले देखें तो इसको आप मार सकते हैं। इकोसिस्टम शब्द दिया तो ट्रांसले ने दिया। इकोलॉजी शब्द का चर्चा सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। ये देखिए ये भी दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है, एक ही जैसा, इसलिए ज़्यादा पूछने की संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन पर हमेशा गौर कीजिएगा। इकोसिस्टम और इकोलॉजी, समझ रहे हैं ना? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो AG ट्रांसले ने दिया था। इकोलॉजी शब्द की चर्चा अर्नेस्ट हैकल ने किया था। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अब आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था।
कौन थे? लॉर्ड इरविन था। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो 1930 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्जन था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड था। इल्बर्ट बिल विवाद के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। ये तो महा इम्पोर्टेंट, जितना बार कहिए उतना बार कम है। इल्बर्ट बिल जो है विवाद कब हुआ था? किसके शासनकाल में वायसराय में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था। लॉर्ड लिन लिथगो था। राष्ट्रीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। 15वां वित्त आयोग कौन सा है? तो NK सिंह है। अटल सुरंग कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग का इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग इसका पहला नाम था। अटल सुरंग से पहले इसका नाम क्या था? रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ये देखिए BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था, डाटा 67 में BPSC में। इसको उठाकर आप देखिएगा। अटल सुरंग की लंबाई क्या है? तो 9.02 किलोमीटर है। इसका मार्ग क्या है? तो लेह और मनाली पर स्थित है। अटल सुरंग कहाँ स्थित है? लेह और मनाली मार्ग पर स्थित है। लेह और मनाली का जो जाने का रास्ता है उसी के बीच में अटल सुरंग स्थित है। थाल घाट दर्रा किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? तो थाल घाट दर्रा किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? मुंबई से नासिक को थाल घाट कहा जाता है। मुंबई से नासिक के बीच के जो गैप में जो है उसी को थाल घाट कहा जाता है। मुंबई से पुणे वाले को भोर घाट कहा जाता है। मुंबई से पुणे वाले को क्या कहा जाता है? भोर घाट कहा जाता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये हो गया, आपको स्टार मार लीजिए इसको। काकड़ा पाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, एकदम 100% फिक्स है। काकड़ा पाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात में है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो कर्नाटक में। कुंडनमुलम या मलपक्कम कहाँ है? परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो यूपी में। इसको याद कर लीजिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जितना भी बता रहे हैं। आपको नहीं विश्वास है तो आप जिस वक्त एग्ज़ाम दे करके आइएगा, आपको लगेगा कि नहीं वाकई में जहर क्वेश्चन था। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में। काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो गुजरात। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। कुंडलमुलम या मलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा कहाँ है? यूपी में। और तारापुर कहाँ है? आपको महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आज का बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह सेशन कैसा लगा, तो मैं आगे भी ये वीडियो लेकर के आऊँगा। अच्छा लगता हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।